हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अब आपको पता है जब भी आपके पास कोई वायर दिया हो, रिंग दिया हो, तो आप सबसे पहले उसमें क्या कैलकुलेट करते हो? आप करते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे ये हमारे पास एक वायर दी हुई है, इनफिनाइट लॉन्ग वायर है, हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी लंबी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस वायर के ऊपर, कंटिन्यूस फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपको पता है कि ये जो वायर है, मैंने इसकी लेंथ L ले ली है, तो यहाँ पर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करूँगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही है कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो आप गॉस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मीन, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप क्या किया है, ये जो एक स्ट्रेट वायर है, मैंने एक सिलिंड्रिकल, एक गॉसियन जैसा सरफेस बना दिया है। इसको एक सिलिंड्रिकल जैसा ऐसे बना दिया है मैंने। यहाँ पर देखेंगे ना आप, ये देखो एक सिलिंड्रिकल जैसा एक गॉसियन सरफेस आपने बना दिया है। यहाँ पर ऐसे करके किया है। फिर इसका जो ये जो एक वायर है, इसका टॉप फेस देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है ना वो यूँ पास कर रही हैं, यूँ जो लाइन्स हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आप करोगे इसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, ये टॉप वाला फेस, टॉप वाले फेस में क्या किया है आपने, ये यूं करके ऊपर को जाएगा, मतलब ऐसे करके ये ऊपर ऊपर वाले डायरेक्शन में जाएगा एरिया वेक्टर। ये जो वायर है इसको आपने क्या कर दिया है, इसको सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस लिया है आपने, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक टॉप फेस ले लिया है, एक बॉटम फेस ले लिया है और एक कर्व्ड सरफेस ले लिया है। कर्व्ड सरफेस ये वाला, एक टॉप फेस, एक बॉटम फेस और ये कर्व्ड सरफेस। तो फिर आपने क्या करना है, जो टॉप फेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन यूँ है, ऐसे ऐसे इस साइड को भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूँ, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस वायर के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो यूँ पास हो रही हैं ऐसे करके, ऐसे करके। तो जो जब आप टॉप फेस देखेंगे तो टॉप फेस का ये एक एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो वो परपेंडिकुलर ऐसे करके लाई कर रहा है, ऐसे करके इसके ऊपर। और वैसे ही वो बॉटम में भी ऐसा ही हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, तो जो एरिया वेक्टर है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, जो आपके पास एक जो वायर है उसको मैंने यूं करके गॉसियन सरफेस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है कि इमेजिनरी जैसा सिलेंडर बनाया है। तो फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनकी डायरेक्शन तो ऐसी होगी, सारी जगह ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे आप बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो फिर क्या हो रहा है, जो टॉप फेस है सिलेंडर का, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर लाई करेगा। वैसे ही बॉटम वाले फेस में भी हमारे पास ऐसा ही हो रहा है। बॉटम वाला फेस यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो बॉटम वाला फेस है यहाँ पर भी एज इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही हैं, जो एरिया वेक्टर है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन थर्ड फेस को देखेंगे जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में क्या हुआ कि कर्व्ड सरफेस में आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो तो इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही आएगी, एरिया वेक्टर
वो भी परपेंडिकुलर लाई करेगा इसी सरफेस के ऊपर। यहाँ से दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप, जो थीटा है वो थीटा है 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री, और यहाँ पर अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं तीनों फेस में। दोबारा समझेंगे यहाँ तक कि हमने कैसे किया है। आपके पास एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर में आपने जो लेंथ है वो L ले ली है, जो चार्ज है जो वायर के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूस फॉर्म में। जब भी आप कोई वायर लेते हो, रिंग लेते हो, तो मैंने पहले भी बताया है कि आप क्या कैलकुलेट करते हो, आप करते हो कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, गॉस थ्योरम को आपने अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम क्या था आपके पास? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। चार्ज की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने क्या किया, इसको इमेजिनरी जैसी सिलेंडर में आपने इस वायर को ऐसे एक गॉसियन सरफेस इसका बना दिया है। तो गॉसियन सरफेस आपने जब भी बनाया तो इसको आपने 3 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। एक टॉप फेस ले लिया, एक बॉटम फेस ले लिया और एक कर्व्ड फेस ले लिया। तो जैसे ये टॉप फेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास होंगी दोनों, ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे आप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वायर में से, वो ऐसे ही पास होंगी। लेकिन जो टॉप फेस देखेंगे, जो एरिया वेक्टर होगा ना वो इस लाइन के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। वैसे ही बॉटम फेस में भी जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर लाई करेगा। और कर्व्ड सरफेस में क्या होगा? कर्व्ड सरफेस में भी आप यहाँ पर जो P पॉइंट मैंने लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में, कर्व्ड सरफेस में इसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल। क्या करेंगे? तीनों फेस का, जैसे फर्स्ट फेस मैंने ए ले लिया है, सेकंड ए ले लिया है, थर्ड, टोटल वैल्यू लिख दी मैंने लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप इस फेस में टॉप और बॉटम फेस में जब भी आप इसको the total electric flux phi is equal to closed integral of surface integral। ये किया था ना आपने, ऐसे करके किया है आपने इसको। ये फर्स्ट फेस है, आगे ये सेकंड फेस है, 3 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया था, और ये थर्ड फेस है। अब जब भी आपको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आप इसको कॉस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट फेस में ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, जो बॉटम फेस था वहाँ पर भी ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, और ये भी ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री फर्स्ट फेस में। सेकंड फेस में ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थर्ड फेस में जो कर्व्ड सरफेस है ई डी एस कॉस ऑफ 0। तो पीछे आपको मैंने बताया कि जो परपेंडिकुलर होंगे, तो जो cos 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और cos 0 आपके पास 1 होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी ई डी एस cos 0 1 होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू द
कर्व्ड सरफेस ओनली। इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो ना आप, यहाँ पर आपके पास आ रही है वैल्यू, विल क्रॉस थ्रू द कर्व्ड सरफेस ओनली, कर्व्ड थ्रू द कर्व्ड सरफेस ओनली। तो वो कर्व्ड सरफेस से ही वो पास हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ फिर, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल है वो कौन सा आपने थर्ड सरफेस है उसमें से ही पास हो रही हैं, ई डी एस आपके पास आ गई है वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है इसको आप क्या लिख दोगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखेंगे आप, ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है सिर्फ लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास 0, ये भी 0, सिर्फ ये बच गया। और फिर उसके बाद आपने जब यहाँ तक किया तो यहाँ पर करने के बाद फिर आपने निकाल देना है वैल्यू कि ई डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो आपके पास कॉस 0 आपने यहाँ पर कर लिया है, ये थर्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस ओनली, ई डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जो आपके पास डी एस ये आ जाएगा एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो कितना होता है 2 पाई आर एल, जो कर्व्ड सरफेस होता है उसका कितना होता है 2 पाई आर एल। यहाँ तक आपने कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है ई इंटू डी एस की जगह 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद आपके बाद यहाँ पर ई की वैल्यू आ जाएगी, तो लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, जो कैंसिल हो रही है वैल्यू उसको कैंसिल कर देंगे और आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट करेंगे आप, जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट। अब देखो आपके पास एक प्लेन शीट दी होगी, जैसे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ कि ये है जैसे एक प्लेन शीट। ये एक प्लेन शीट है आपके पास। तो आपको पता ही है जब भी आप शीट लेते हैं तो उस केस में आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते थे। यहाँ पर भी कंटिन्यूस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस शीट के ऊपर ऐसे। तो क्या करेंगे, इसको
इसको भी आपने 3 पार्ट्स में ऐसे ही आपने डिवाइड कर लेना है। एक इमेजिनरी जैसे आपने एक क्लोज्ड सिलेंडर बना देना है यहाँ पर भी, और इसको आपने ऐसे ऐसे ये आपके पास ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यूं ऐसे करके पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे ही इसी साइड इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक इसके पास ये आ जाएगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। जब आपके पास ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया जब आप करेंगे तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इसको ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक ऐसे ही क्लोज्ड सिलेंडर बना दिया, एक गॉसियन जैसा सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है शीट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस शीट के अंदर। यहाँ पर मैं सरफेस एरिया, एरिया को मैं एस ले रही हूँ, एस सरफेस एरिया, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, क्यू एस, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिग्मा एस, ये वैल्यू आ जाएगी। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है सरफेस में, सिग्मा एस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही मैंने एक फेस मैंने इसका एक ए ले लिया, सेकेंड आप ए ले लिया, वैसे ही थर्ड फेस आप इसके अंदर यहाँ ले लो। तो ये जो ये है ना शीट है, शीट में जो आपके पास एरिया वेक्टर था, इस केस में एरिया वेक्टर यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी इस कर्व्ड सरफेस में ना, ये जो ऐसे सर्कल जैसा मैंने बनाया है यहाँ पर, ये इसको आप समझ रहे हैं ना, ये एरिया वेक्टर इसके ऊपर ऐसे, उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड आएगी, डी एस वेक्टर। जब यहाँ पर देखेंगे आप तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो यूं ऐसे ऐसे पास हो रही है ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके, तो ये ई वेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 है, यहाँ पर भी थीटा 0 है, और यहाँ पर थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर, जैसे ना एक फेस यहाँ पर मैं रफली जैसे बता रही हूँ, एक फेस इसका ये आ गया प्लेन शीट का, दूसरा ए आ गया और तीसरा ये आ गया। जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो ऐसे पास हो रही हैं इस फेस में से और इस फेस में से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे आएंगी आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस, ऐसे आएंगी। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है डी एस वेक्टर, और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर डी एस, उनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब जब सेम होगी तो थीटा 0 आएगा। इस केस में क्या हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में है तो वो एरिया वेक्टर यूं करके आ रहा है, जो सेंटर है शीट का, यहाँ थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, इसको दोबारा से आपने एक 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया था, तो आपके पास ये है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह आप सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्लोज्ड इंटीग्रल की जगह इसको 3 सरफेस में आपने इसको डिवाइड कर दिया, जैसे ये 1 ई डॉट डी एस, ये सेकेंड फेस और ये थर्ड फेस। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद आपने बताना है यहाँ पर थीटा फर्स्ट फेस में कितना है, 0,
ई डी एस कॉस ऑफ 0, सेकंड में भी ई डी एस कॉस ऑफ 0 और थर्ड में ई डी एस कॉस ऑफ 90। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया, ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस और ये थर्ड फेस। जैसे यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड और ये थर्ड। तो जब भी आपने इसको करना है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ई डी एस और यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 और ये आपके पास सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ले लेंगे आप। ये आपके पास आ गई थी वैल्यू। ऐसे आया था ई डी एस और ई डी एस, और आगे आपके पास कितना है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये आप बाहर ले लेंगे, डी एस प्लस डी एस, सिग्मा एस अपॉन, और इसको आप एस की फॉर्म में लिख देंगे, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ई एस, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये ई एस प्लस ई एस 2 आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से सिग्मा एस अपॉन 2s और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखा आपने, ये आपने किया। यहाँ पर देखो ये जो ds लिया है ना आपने, इंटीग्रल ds, इसको आप, ये है जो दोनों सरफेस एरिया 4πr² भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सरफेस एरिया s लिया है, मैंने s, तो इसको मैंने s में लिख दिया। इसको मैंने ds को मैंने s ही लिख देना है, सरफेस एरिया s से ही आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है यहाँ पर, और ये आपके पास रहेगा टोटल कि कैसे आपने इसको करना है। तो आपको समझ आ गया होना, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 0, और यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद ये आपने निकालना है कि कैसे आपने इसको करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की।